हेलो एंड वेलकम एवरीवन। अभी देखो, सीबीएसई और आईसीएसई का जो पेपर है 10th का सेमेस्टर फर्स्ट, उसको स्टार्ट होने में अब सिर्फ लगभग 1 महीना बचा है। लेकिन अभी भी कुछ लोग होंगे जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा होगा, तो वो अभी भी सोच रहे होंगे क्या अभी भी कुछ हो सकता है 1 महीने पहले एग्ज़ाम से। तो देखो, उसका आंसर है हाँ, बिल्कुल अभी बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन बहुत कुछ करने के लिए अब तुमको ज़रूरी है कि तुम्हारे पास एक राइट प्लान हो और स्ट्रेटजी हो। तो आज के इस वीडियो में मैं तुमको बताऊंगा कि जो तुम्हारा मैथ्स का सिलेबस है क्लास 10th का, तुम उसको 1 महीने में कैसे प्रिपेयर कर सकते हो कि तुम्हारे अच्छे नंबर्स आए। तो चलो, तो इस वीडियो में हम तुमको एक स्ट्रेटेजी बताएंगे। उस स्ट्रेटेजी में 5 पॉइंट्स हैं। उस 5 पॉइंट्स को तुम अगर फॉलो करोगे तो देखो, टारगेट हम बनाएंगे कि हमको 40 में से 40 नंबर मिले। लेकिन अगर 40 नहीं भी आते हैं, क्योंकि सबके नहीं आते, तो भाई 35 तो लाना ही है। और 35 नंबर कितने होते हैं? मोर देन 75%। ठीक है, तो मैथ्स का 35 से ज़्यादा नंबर लाने का हमारा टारगेट रहेगा। तो चलो हम लोग देखते हैं कि हमारा स्ट्रैटेजी क्या है, हम लोग क्या करेंगे कि जिससे नंबर अच्छे आएंगे। तो देखो, स्ट्रैटेजी में क्या है, सबसे पहले कि हमको पता रहना चाहिए कि जिसका हम पेपर देने जा रहे हैं उसमें नंबर्स क्वेश्चंस कैसे आएंगे। जो हम पेपर देंगे उसमें क्वेश्चन आएगा कैसा, और कितने नंबर आएंगे, मतलब कितने नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस आएंगे। दूसरा है कि भाई जो पेपर आएगा उसका कुछ सैंपल तो होना चाहिए जिसको हम देखें कि हमको पता चले कि पेपर कैसा आएगा। तो सैंपल पेपर को देखो, तुम्हारा एक डर वैसे ही खत्म हो जाएगा कि क्वेश्चंस कैसे आएंगे। अपना पहले उसके बाद सिलेबस जान लो कि भाई हमको पढ़ना क्या है। अभी देखो, ये छोटे छोटे मैं बता रहा हूँ, इसके बाद इसको हम इलेबोरेट करके डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद चैप्टर वाइज सारा का सारा चैप्टर वाइज प्रिपेयर करो। फिर एनसीईआरटी या फिर तुमको जो बुक सॉल्व करना है उसको सॉल्व करो। उसके बाद इस बार एमसीक्यू है तो एमसीक्यूज़ के वीडियोस देखो। तो अब चलो इस स्ट्रेटेजी को हम लोग एक्सप्लेन करके समझते हैं। तो सबसे पहला क्या था कि नो द टाइप ऑफ क्वेश्चंस को जानो कैसे आएंगे और कितने आएंगे। तो देखो, इस बार का जो पेपर होने वाला है वो सारा का सारा ऑब्जेक्टिव होगा। ठीक है, मतलब हमको टिक मारना है, एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लिख के कुछ प्रूव नहीं करना है। तो पूरे के पूरे जो क्वेश्चंस आएंगे वो टोटल आएंगे 50 क्वेश्चन। 50 क्वेश्चन में सेक्शन ए है, बी है और उसके बाद सी है। सेक्शन ए में 20 क्वेश्चन, सेक्शन बी में 20 क्वेश्चन और सेक्शन सी में 10 क्वेश्चन। और इसमें से तुमको करना है 16, 16 और 8, तो ये पूरा मिला के हो गया 40। 40 क्वेश्चन तुमको करना है और 50 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, अब देखो मेन बात इस बार ये है कि ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है तो प्रूविंग नहीं आएगा। जैसे बच्चों को ज्योमेट्री में बहुत डर लगता है कि प्रूव करो ये ट्रायंगल है तो वो पैरेललोग्राम है, ये है वो है, एक्सेट्रा। तो इसमें देखो प्रूव के क्वेश्चन तो आएंगे नहीं। तो एक टेंशन तुम्हारी वैसे ही खत्म है कि अब तुमको बस एमसीक्यू लगाना है। ठीक, तो ये तो हो गया तुम्हारा पहला स्ट्रेटेजी जिसमें तुम जान गए कि क्वेश्चंस कैसे आएंगे और कितने नंबर आएंगे। अब इसके बाद सेकंड, सैम्पल पेपर देखो भाई, इस बार पहली बार एमसीक्यू का पेपर हो रहा है तो सीबीएसई ने इसीलिए सैम्पल पेपर दिया है कि सैम्पल पेपर देख लो आएगा कैसा क्वेश्चन। तो देखो, ये सैम्पल पेपर है तुम्हारे लिए। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन बहुत आसान है, एलसीएम एचसीएफ से है, ये सब नॉर्मल क्वेश्चन है, ये डायगोनल है भाई, प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन है, ये तो बिल्कुल आसान होता है। ये सब सिमेट्री का क्वेश्चन है, ये सब ज्योमेट्री या मेंसुरेशन, ये सब बहुत आसान होता है। तो इसका सैम्पल पेपर देखो एक बार। अगर तुम बोलोगे, तुम्हारे पास अगर नहीं है तो बोलना, हम डिस्क्रिप्शन में तुमको प्रोवाइड करा देंगे, मेरे पास है। तो सैम्पल पेपर देख लोगे ना तो एक तुमको डर वैसे ही खत्म हो जाएगा कि हमारा पेपर कैसे आने वाला है। तो सैम्पल पेपर जरूर देखो दूसरे नंबर पे। अब तीसरा स्ट्रेटेजी जो रहेगा वह अपना सिलेबस तो जान लो। सैम्पल पेपर तो देख लिया, अब तुमको पढ़ना क्या क्या है। तो देखो, ये तुम्हारा सिलेबस दिया हुआ है, नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। ये तुम्हारा क्या है, सिलेबस है। ये सीबीएसई का ऑफिशियल सिलेबस है, मेरा नहीं है। ठीक है, तब ये तुम अपना सिलेबस जब जान गए, अब तुमको इसको पढ़ना है। तुम जान गए पेपर कैसा आएगा, कितने क्वेश्चन आएंगे, सिलेबस में है क्या। अब तुम उस सिलेबस को पढ़ोगे कैसे। तो तुम क्या करो, पूरे के पूरे अब चैप्टर्स तुमको पढ़ने तो पढ़ेंगे लेकिन एक्सप्लेन करके ना पढ़ो। अब तुम पॉइंट वाइज पढ़ो, जो कि हेडिंग्स हैं उसको पढ़ो और एनसीईआरटी लगाओ। और अगर तुमको कोई बुक लगाना है तो 1 महीने में ज़्यादा बुक तो लगा नहीं पाओगे, क्योंकि कई सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं तुमको। हिस्ट्री भी है, ज्योग्राफी भी है, सारा कुछ पढ़ना है, फिजिक्स केमिस्ट्री भी पढ़ना है, केवल मैथ तो पढ़ोगे नहीं। और उसका चैप्टर देखो, तो तुम क्या करो ना, डायरेक्ट चैप्टर वाइज ना पढ़ो। तुम सबसे पहले देखो कि सिलेबस तुम्हारा क्या है और सिलेबस में आसान कौन सा है। आसान वाले को पहले पकड़ोगे तो अभी देखो तुम 10th में हो, लेकिन आगे जब कंपटीशन में जाओगे तो यही होता है, पहले आसान वाले को प्रिपेयर किया जाता है। जैसे आईआईटी जेई है, इसके बाद कोई भी अगर पेपर एसएससी है, कोई भी कुछ भी दोगे, यूपीएससी है, तो उसमें यही किया जाता है कि पहले आसान वाले को पहले किया जाता है, उसके बाद हार्ड वाले को। तो तुम क्या करो, सिलेबस देख के अपने टाइप से
अपने हिसाब से बनाओ कि सबसे आसान कौन है, उसको हम प्रिपेयर करेंगे पहले। तो देखो हम कहते हैं कि सबसे आसान ट्रिग्नोमेट्री होता है, ये मेरे लिए है। इसके बाद पॉलिनोमियल और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की जो चैप्टर है ये उसके बाद सबसे आसान है। इसका नंबर सिस्टम भी बहुत सिंपल है। प्रोबेबिलिटी तो भाई महा सिंपल है, लेकिन तुम लोग कल पहली बार पढ़ोगे इसीलिए प्रोबेबिलिटी को हम इतना नीचे रखे हैं, नहीं तो प्रोबेबिलिटी बहुत आसान होता है। 10th का प्रोबेबिलिटी तो भाई बहुत आसान है। इसके बाद मेंसुरेशन, हाँ कुछ लोग को ये देखो हार्ड लगता है, लेकिन इस मेंसुरेशन को पढ़ने का एक तरीका है। अगर उस तरीके से पढ़ते हो भाई, हमको तो इतना पता है कि मेरा मेंसुरेशन से क्वेश्चन नहीं गलत हो सकता है, क्योंकि मेंसुरेशन को पढ़ने का एक तरीका होता है। ठीक है, तो मेंसुरेशन का तो भाई पूरा है कि मेंसुरेशन कभी नहीं गलत हो सकता है, कुछ भी गलत हो जाए। उसके बाद अब ये ट्रायंगल ज्योमेट्री, सबसे झंझट का चैप्टर यही होता है। ठीक है, तो इसको इसीलिए हम सबसे नीचे रखें। तो ये होता है, इस ऑर्डर वाइज में तुम भी चाहो तो पढ़ सकते हो, क्योंकि ऐसे ऐसे ना ये सब आसान से हैं। ये देखो ये सबसे ईजी है, इसको हम सबसे ईजी मान रहे हैं और इसको सबसे टफ मान रहे हैं। तो टफनेस ऐसे ऊपर से नीचे इंक्रीज हुआ है। ठीक है, मैथ्स की होता है, ऐसे समझो टफनेस इंक्रीज हुआ है। तो इस चैप्टर वाइज से तुम प्रिपेयर करना शुरू करो, सब में 1-2 दिन लगेंगे, सारा का सारा प्रिपेयर हो जाएगा। अब देखो MCQs देखो, क्योंकि इस बार MCQ आएगा तो बहुत ही चैनल वाले हैं जो लोग MCQ करा रहे हैं। तो देखो MCQ करने से कोई मतलब नहीं, अगर तुमको कॉन्सेप्ट ही नहीं पता है तो MCQ नहीं कर पाओगे। MCQ का कितना भी वीडियोस कोई देख लो, कुछ भी देख लो भाई, आंसर वहाँ थोड़ी आ जाएगा, कोई इसका ट्रिक थोड़ी होता है। ठीक है, तो पहले तुमको कॉन्सेप्ट पता रहेगा कि मेंसुरेशन का क्वेश्चन कैसे लगाना है, तभी तो उसका आंसर निकालोगे। बात तो देखो सेम है, MCQ होने से कोई फ़ायदा नहीं है। पहले तुम कॉन्सेप्ट मानो, आंसर निकालते तो इस बार आंसर तुमको पहले से दिया रहेगा, क्वेश्चन लगा के आंसर पर टिक करना रहेगा, स्टेप मार्किंग के भी नंबर नहीं मिलेंगे, यही प्रॉब्लम है। ठीक, तो MCQ देख लो ऐसे लाइन वाइज, ऐसे सारा का सारा MCQ देख लो, वीडियोज़ जितने हैं सब के सब देख लो। देखो हम सोच रहे हैं कि अगर तुम लोग बोलोगे तो तुम लोग के लिए हम वीडियोस बना देंगे इसमें, क्योंकि ये सब बहुत आसान है। ठीक है, तुम लोग अगर लाइन से पढ़ते हो ना, ये मेंसुरेशन बहुत लोगों को हार्ड लगता है, गजब का आसान टॉपिक है। तो हम सोच रहे हैं कि तुम लोग के लिए वीडियोस बनाएंगे, लेकिन अगर वीडियोस तुमको चाहिए इन सारे महान टॉपिक, आसान टॉपिक्स पे, तो तुमको उसके लिए पहले कमेंट करो सेक्शन में, कमेंट सेक्शन में कि हाँ हमको चाहिए। तो अगर हम बनाएंगे तो हम इसी सीक्वेंस में बनाएंगे। ठीक है, पहले ट्रिग्नोमेट्री बनाएंगे, उसके बाद पॉलिनोमियल बनाएंगे, अगर तुम लोग बोलोगे तो, अगर तुमको चाहिए तो। ये तुम्हारा 5 स्ट्रैटेजी है। इसके बाद देखो ये सब अगर तुम लोग करते हो तो अच्छा नंबर पा सकते हो, क्योंकि देखो भाई सब कोई तो टॉप करता नहीं है। बहुत चैनल वाले लोग हैं बोलेंगे क्या हम तुमको टॉप करा देंगे 40 में 40। भैया 40 में 40 कहाँ से लाओगे? बच्चा शुरू से तो पढ़ा नहीं है, आखिरी में पढ़ाओगे, क्या पढ़ा लोगे? अगर उसके कॉन्सेप्ट उसको ना पता चले तो 40 में 40 भाई देखो कहने की बात नहीं, पहली बार थोड़ी हो रहा है कि ऑनलाइन है तो 40 में 40 सब कोई पा जाएगा। कोई भी सारा का सारा क्लास टॉप थोड़ी करता है, 40 में 40 पाना इतना आसान नहीं है। ठीक है, इसीलिए 30-35 नंबर ये सब आसान है, 30-35 नंबर आ सकते हैं। तो देखो तुम लोग करते हो तो हो जाएगा। अगर तुम लोग मेरे साथ प्रिपेयर करते हो तो कुछ चैप्टर्स की तो एकदम जिम्मेदारी है मेरी, भाई तुम लोग एकदम पा जाओगे। लेकिन अगर मेरे साथ प्रिपेयर करना है तो बताओ कमेंट सेक्शन में कि यहाँ प्रिपेयर करना चाहते हैं, तब हम तुम लोग के लिए वीडियोस बनाएंगे। ठीक है, तो चलो तब तक के लिए थैंक यू। तुम लोग वीडियोस को अगर देखे हो तो इसको स्ट्रेटेजी को फॉलो करो। चैप्टर्स तुमको पढ़ने ही है, MCQ लगाने से कोई मतलब नहीं, मतलब अगर क्वेश्चन लगाओ तो MCQ ऐसे ही हो जाएगा, आंसर निकालना है और लाइन बाय लाइन अपने सिलेबस को पढ़ लो। और कोई अगर तुमको बताता है कि ऐसा करो ऐसा करो, इतने घंटे पढ़ो, भैया नहीं, जब तक सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा और सिलेबस में पूरा एक्सप्लेन करके ना पढ़ो, एक्सप्लेन करके तो पढ़ नहीं पाओगे। अब तुम ऐसा पढ़ो कि पॉइंट वाइज, हेडिंग वाइज, जो हेडिंग है चैप्टर के मेन उन सबको पढ़ो और उससे क्वेश्चंस लगाओ। ठीक है, NCERT में RD शर्मा में बहुत से क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो ऐसे फॉलो करो, नंबर अच्छे आएंगे और कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। चलो तब तक के लिए थैंक यू।